आप नाथद्वारा से राजस्थान विधानसभा में पहली बार विधायक के रूप में चुन के 16वीं विधानसभा के लिए आए हैं। चूंकि आप महाराणा प्रताप के खानदान से हैं, उदयपुर मेवाड़ राजघराने से हैं, आपके पिताजी भी राजनीति से सक्रिय रूप में जुड़े रहे, एक बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस से चुनाव लड़े, भाजपा से जीते, और इस लंबे अंतराल के बाद आपने राजनीति में पदार्पण किया है, इसके पीछे मूल भावना क्या रही? मूल भावना आप कह सकते हैं कि इस लंबे समय भी बीच में कुछ मौके थे कि आगे कदम उठा सकते थे राजनीति में, लेकिन आप आज कदम, या अभी पिछले साल मैंने कदम क्यों उठाया मेरे ख्याल से क्योंकि अब समय की बात है। मैंने सोचा था कि अब समय है कि अभी आगे कदम उठाएं और राजनीति में कदम उठा के जितना काम हो सके करें। आपकी राजनीति में आने के पीछे सोच क्या थी? सोच तो यही है कि जितना हो सके हम करें, क्योंकि अगर आप राजनीति में जाएंगे, कदम उठाएंगे तो आप काम ज्यादा कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ सामाजिक तौर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राजनीति में इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर और भी काम कर सकते हैं। मतलब क्षेत्र की जनता से ज्यादा जुड़ाव हो और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, ये मूल भावना आपकी रही? जुड़ाव तो एकलिंगनाथ की कृपा से दोनों तरफ से जुड़ाव है, और जुड़ाव और मजबूत हो और आगे चले, वो अच्छा ही होगा और काम भी होएगा। आपके दादा भी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे किसी समय में, वो हमेशा से पार्टी से जुड़े रहे, आपके पिताजी भी जुड़े रहे, और आप भी अब राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं, तो किया है आपने, तो आपकी भविष्य में, आप राजनीति में आपके भविष्य को कहाँ देखते हैं? अगर आमतौर से जो राजनीति समझा जाता है तो राजनीति की कोई प्लानिंग तो मैंने की नहीं, मौका आया और मैंने सोचा कि ये समय सही है तो मैंने कदम उठा लिया। अब राजनीति में है तो जितना हो सके काम तो करना है, और ऐसे काम करते रहें, और वो आगे कहाँ लेके जाता है वो तो समय ही बताएगा। आपके 2 बच्चे हैं, हाँ। क्या आप भविष्य में अपनी राजनीतिक विरासत अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं? अभी तो पढ़ाई उन्होंने, एक तो पढ़ाई कर रहे हैं, एक पढ़ाई खत्म कर ली है, शायद और आगे पढ़ेंगे, तो ये तो उनके ऊपर है, लेकिन ये सामाजिक जुड़ाव तो आज भी है, आगे भी रहेगा, और अगर वो राजनीति में आगे कदम उठाना चाहें तो वो उनके ऊपर। ठीक है, आज आप एक ही परिवार से राजनीति में सांसद, आपकी पत्नी महिमा जी सांसद हैं राजसमंद से, और चूंकि सांसद एक 8 विधानसभाओं का करीब प्रतिनिधित्व करता है, उसमें आपकी भी विधानसभा नाथद्वारा उसी संसदीय क्षेत्र में है, तो मेरे ख्याल से जो क्षेत्र के मतदाता हैं उनकी उम्मीदें आपसे काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में आप उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, उनकी उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे? क्या आपने भविष्य के लिए इस योजना पे कोई काम किया? मैं सांसद के तरफ से भी कह रहा हूँ और मेरे तरफ से भी मैं कहता हूँ कि जितनी कोशिश और पूरी तरह से जितना काम हम कर सकेंगे हम जरूर करेंगे। और वो सांसद है, लेकिन जैसे आपने कहा है 8 विधानसभा इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं, बिल्कुल, तो उनको तो सब 8 का काम देखना है। लेकिन ठीक है, आप एक परिवार में से तो हैं, तो ठीक है, मुझे एक अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बाकी नहीं, आपको काफी सहूलियतें रहती है ना, एक तो अन्य विधायक और एक घर में ही आप हैं, तो आप काम कराने में ज्यादा सक्षम है। हाँ जी, वो कम्युनिकेशन और आसान रहता है, लेकिन काम जो करना है वो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड पकड़ के ही करना है। लेकिन क्षेत्र की जनता की तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। शायद बढ़ती हैं, लेकिन हम दोनों कोशिश तो पूरी करेंगे। चलिए, अच्छा, एक मैं ये पूछना चाह रहा था, खमनौर क्योंकि एक बहुत फेमस इलाका है और वहां पे एक लघु उद्योग के रूप में चैत्री गुलाब, और अब तो चैत्री गुलाब के साथ साथ अन्य उत्पाद भी वहां घर घर में बनने लगे हैं, जैसे जामुन का अर्क है, और भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट वहां देखे बनते हैं, गुलकंद भी बनता है और बहुत सारे। तो इस इंडस्ट्री को जो लघु उद्योग और गृह उद्योग के रूप में वहां पे स्थापित है, इसके विकास के लिए, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो केंद्र सरकार से
और राज्य सरकार से, दोनों प्रतिनिधि आपके पास हैं, तो इस के वृद्धि के लिए आपकी क्या भविष्य में योजनाएं हैं? एक तो है उद्योग और एक है गुलाब, बिल्कुल, जो गुलाब पे निर्भर है। और ये जो गुलाब आपने कहा है वो मशहूर गुलाब है, चैत्री गुलाब वहाँ का मशहूर है। हाँ। और उन पे जो लोग इस काम में रहते हैं उनमें नंबर में कमी हुई है, और इस गुलाब को तो संभालना है। तो इस उद्देश्य से कि ये गुलाब संभल जाए, और अगर अदर उत्पादन बढ़ते हैं तो फिर वो तो आसान हो जाता है कि गुलाब संभालने के लिए, तो लोगों को भी काम मिले, गुलाब भी आगे और बढ़े, उसको और बढ़ावा मिले। इसलिए मेरे दिमाग में तो शुरू में सही था, और अब भी इसी उद्देश्य से 2-3 चीजें सोच रहे हैं। आगे इसके डेवलपमेंट कैसे हो? कुछ न कुछ है कि ये गुलाब जो है उसको सुरक्षित रहे और आगे उसको और कुछ बढ़ावा मिले। अच्छा, एक नाथ द्वारा अपने आप में पुष्टि मार्गी संप्रदाय का एक बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्म का केंद्र रहा है। चूंकि अब समय के हिसाब से वहां पे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, एक शिव मूर्ति भी वहां पे बड़ी बनी है, और इस तरह से अब काफी पर्यटन के क्षेत्र में उसमें बढ़ावा हो रहा है। तो इस दृष्टि से आपकी इसमें सोच क्या है? मेरी सोच जो है कि नाथद्वारा जो शहर है उसमें सबसे मशहूर और होनी तो एक ही मूर्ति चाहिए, श्रीनाथ जी की मूर्ति। और जहाँ तक पर्यटन की बात है, जो लोग आस्था और भावना, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि जो लोग जिनकी आस्था है, जिनकी भावना है, उनको आपको लुभाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही आ जाएंगे दर्शन करने के लिए। ये बात सही है कि जो उनके लिए जो सहूलियत है, उन सहूलियतें आप बढ़ाएं जो दर्शन करने आते हैं, लेकिन ये एक मनोरंजन का स्थान बन जाए तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। मतलब जो आध्यात्मिक टूरिज्म और एक टूरिज्म, मतलब पर्यटन के हिसाब से केवल घूमने मौज मस्ती करने के हिसाब से बन की ओर बढ़ता चला जा रहा है, उसमें आपकी भी नजर में यह है कि वो आध्यात्म कायम रहना चाहिए। और जैसे आपको मौज मस्ती के लिए घूमना है तो दूसरे शहर भी हैं। अब हर शहर को आप मौज मस्ती का शहर बना दोगे तो फिर एक शहर और दूसरे शहर में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो जहाँ लोग धर्म के लिए आते हैं वो शहर ऐसा होना चाहिए, जहाँ मौज मस्ती के लिए जाते हैं वो मौज मस्ती का शहर, क्योंकि वहाँ लोगों की आस्थाएं पुष्टि मार्गी संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं, देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं। हाँ। तो उसके बढ़ावा के लिए आपकी फिर क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? नहीं, लोग तो आते हैं जिनकी आस्था है, जिनकी भावना है, वो आ रहे हैं। मेरा तो यही है कि जो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहते हैं, भले जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं या जो आते हैं दर्शन के लिए, उसमें थोड़ा सुझाव हो कि उनकी सहूलियतें बढ़े, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो, तो उस दिशा में तो कुछ न कुछ करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष, आपने मुझे सदन में नियम 295 तहत एक विशेष उल्लेख रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। विषय: पर्यटन की दृष्टि से कुछ सालों से धार्मिक शहरों और स्थानों की अनुचित तरीके से बढ़ावा देकर धर्म को कहीं मनोरंजन और व्यवसाय के स्थल पर उतारा जाना, इससे लोगों में रोष और आलोचना। भारत में किसी भी धर्म की बात करें, ज्यादातर लोग में आस्था है। सदियों से लोग अपने धर्म अनुसार तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं, उन्हें लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रियों के लिए या स्थलों की सुविधाएं, इन पर ध्यान देना आवश्यक है। धर्म स्थलों की पहचान और रखरखाव से परे पर्यटन के नाम से मनोरंजन और संबंधित व्यवसाय तेजी से अपनाए जा रहे हैं। इससे न तो धर्म स्थल का रखाव होता है, मनोरंजन भी अधूरा रह जाता है और आस्था फीकी पड़ जाती है। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। मूर्ति परिसर में मनोरंजन भी उपलब्ध है। संभव है कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी। इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल के नकल में उन्हीं के नाम से मीलों दूर धर्म स्थल उभर रहे हैं। सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है
क्या धर्म के नाम से ऐसे गतिविधियों को रोका जाएगा? क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जाएगी? आखिरकार धर्म की रक्षा आस्था से की जाती है, दिखावे से नहीं। धन्यवाद। तो इस संदर्भ में आप केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से तारतम्य बिठा के और क्या बेहतर व्यवस्थाओं की ओर नाथद्वारा में आध्यात्म बढ़े उस ओर जा सकते हैं? जो मूल सुविधाएं हैं जो शहर में हम मानते हैं कि होने चाहिए, वो काफ़ी हद तक नाथद्वारा में या तो नहीं है या बहुत कम है। और जो अर्बन प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ये अब छोटा शहर है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बन रहा है, तो हमें जो भी सोच तो होनी चाहिए कि आगे 20, 25, 50 साल तक क्या होगा। अब आज के लिए आप बनाएंगे तो 10 साल बाद में तो ये लगेगा कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आगे की सोचनी पड़ेगी कि आप शहर को कैसे बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग ज्यादा आएंगे, तो सब चीजों के लिए व्यवस्था तो करनी है। हाँ, मतलब सुनियोजित तरीके से उसके आगे के विकास का मार्ग कैसा हो, आगे डेवलपमेंट उसका कैसा हो। पुराना शहर तो जो है, लेकिन उसके जो पुराना शहर जो विकास हो वो किस तरह का हो, और पुराना शहर को खराब भी नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके पुरातत्व को खराब नहीं करना चाहिए। तो आप नई चीज बनाएंगे, उसके लिए भी जगह चाहिए, पुराना शहर को भी संभालना है। तो ये सब चीज को सोच के एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था नाथद्वारा मंदिर, पुष्टि मार्ग मंदिर के सिलसिले में ही। इस नाथद्वारा टेम्पल जो मंदिर है पुष्टि मार्ग, इसकी बहुत सारी संपदा नाथद्वारा में अलग अलग जगह बिखरी हुई है। कई संस्थाओं को उन्होंने पहले दी थी और इसमें कई सारे विवाद अभी वर्तमान में क्रिएट हुए हैं, जमीन को, संपत्ति को लेकर के और उनके विकास और डेवलपमेंट को लेकर के। तो उस सिलसिले में आपका क्या नजरिया है? तो जो मंदिर है श्रीनाथ जी की, उस पे वो जो टेम्पल बोर्ड है वो गवर्न करते हैं जो मंदिर की संपत्ति, ठीक है, और वो उसी के तहत होता है। तो अगर संपत्ति को लेके उन्हें कुछ और चीज करनी है तो, और टेम्पल बोर्ड का मेंबर ना तो पारिवारिक रिलेशन के कारण, ना तो एमएलए के कारण, ना तो एमपी के कारण हम उस टेम्पल बोर्ड के मेंबर नहीं है। तो जो ये टेम्पल बोर्ड डिसाइड करता है और उनके साथ अगर तालमेल में कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, कई बार देखा गया है कि बहुत सारी संस्थाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और पॉलिटिकल अपीयरेंस से वो लोग मंदिर बोर्ड की प्रॉपर्टियों पे कब्जा किए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण नाथद्वारा में हैं। ये तो एक तरह दुख की बात है। आप देख लें, हमारे कहीं सब शहरों में ये जमीनों के झगड़े तो बहुत ज्यादा है। अब नाथद्वारा में ठीक है, टेम्पल बोर्ड की इतनी जमीन है तो वो इन्वॉल्व है कुछ हद तक इन झगड़ों में। तो अब जैसे कानूनी तौर से जितना जल्दी सुधार हो वही ठीक है, लेकिन वो तो कानून अपने समय और अपने तरीके से चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा था कि आप चूंकि पहली बार विधायक नाथद्वारा से बने हैं, आम जनता से जुड़ाव रहे, उनकी समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा निराकरण हो, उनको कैसे सुना जाए, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? एक तो जहाँ जुड़ाव की बात है, समय समय पे राजनीति में आने से पहले भी हम समय समय से लोगों से तो मिलते आ रहे हैं, तो वो सामाजिक तौर से तो जुड़ाव था ही। और अब राजनीतिक तौर से अगर आप देखें तो मैं काफ़ी लोगों के बीच में जाता रहता हूँ और मेरे ऑफिस में लोग आते रहते हैं, मेरे नंबर भी काफ़ी डायरेक्टली भी बात होती है। और मेरा अनुभव था कि ये इन महीनों में जब से मैं एमएलए बना हूँ कि लोगों काफ़ी अपनी शिकायतें, तकलीफें, आजकल व्हाट्सएप का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, तो सोशल मीडिया के थ्रू और व्हाट्सएप, तो पत्र कम आते हैं और व्हाट्सएप से ज्यादा शिकायतें आती हैं। अगर आप देखें कि शिकायत जो आए और उसे आगे जो भी विभाग है उधर भेजें, उससे जवाब आए, उसको वापस शिकायतकर्ता को हम जवाब दें। और काफी टाइम में ऐसे भी होता है कि जो शिकायत करते हैं उनका नाम मेरे फोन बुक में है नहीं, तो सिर्फ नंबर से आता है। बिल्कुल, इस पूरे चीज को ट्रैक करने में काफी मुश्किलें आती है। बिल्कुल, तो इसी को थोड़ा सुचारू रूप करने के लिए मैं हाल ही एक ऐप कह सकते हैं, एक साइट मैंने लॉन्च किया है। एक पायलट साइट है, पायलट टेस्ट है, जो सिर्फ खमनौर में अभी लागू है। ठीक है, कि लोग उस प्रोग्राम के तहत मुझे अपनी शिकायत भेज सकते हैं
और ये शिकायत विभाग जो भी कंसर्न विभाग है उधर जाएगा, और जो भी जवाब होएगा या तो काम हो जाएगा या नहीं हो सकता है, तो उसका जवाब आगे जाएगा कि क्यों नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा मेरी कोशिश है कि एक सुचारू रूप से जितने भी मुश्किलें हो उसका सुधार हो। और एक तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो गर्व की बात है कि जिसने बनाया ये प्रोग्राम वो भी खमनौर का ही है। अच्छा, नाथद्वारा का है। मैंने खास कहा था कि ऐसे तो कंपनी खूब है बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर में, लेकिन मैंने नाथद्वारा लोकल लोगों को सही बनाया है। और मेरे ख्याल में राजस्थान में किसी एमएलए ने ऐसे पहले नहीं किया होगा। मतलब पहली पहल है ये पहली प्रथम पहल आपने की है कि इस तरह का एक ऑटोमेटेड पायलट टेस्ट केस है फॉर ऑल ऑफ राजस्थान। तो उसमें आम नागरिक इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा उसको जानकारी उस ऐप की मिले, जिससे उस ऐप पे वो जुड़े, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? इसके लिए नंबर 1 है, जो मैंने जब लॉन्च हुआ था मैंने सब प्रेस वालों को कहा था, आप पर्सनल पॉपुलैरिटी को छोड़ दो, आप इस ऐप को आप थोड़ा पॉपुलराइज करें अपने न्यूज आइटम में। एक तो न्यूज वर्थ ये है क्योंकि पहला ही है राजस्थान, बिल्कुल, और लोग जानेंगे तो वो है, और है बहुत साधारण सा ऐप जो आजकल सब लोग यूज करेंगे, और जो अगर थोड़े उम्र के हैं उनको फेमिलियरिटी नहीं है तो उनके युवा मदद कर लेंगे। है आसान ऐप। आप मैं भी अभी 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। बिल्कुल, तो आप भी अगर इसका प्रचार करें तो अच्छा रहेगा, और मैं भी प्रचार कर रहा हूँ वहाँ पे कि जितना हो सके आप लोग इस ऐप के थ्रू मुझे शिकायत भेजें, तो टेस्ट भी हो जाएगा और जो मुश्किलें हैं उनका सुधार भी हो जाएगा। जैसे आपने जो ऐप बनाया उसकी आउटडोर पब्लिसिटी और इंडोर पब्लिसिटी के लिए भी आपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा प्रयास, या आपका वहाँ क्षेत्रीय कार्यालय भी है नाथद्वारा में? मैं नाथद्वारा में लोगों से मिलता हूँ, और यहाँ ये सिर्फ खमनौर में, नाथद्वारा में अभी केवल खमनौर में आपने उसको किया, टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट को वहाँ पे लॉन्च किया। वहाँ पे हम जहाँ पे भी पंचायतें हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वहाँ पे भी एक नोटिस लगाएंगे, और जो फ्लायर्स हैं उनको जितने लोगों को पता पड़े, और जो पार्टी के लोग हैं वो भी प्रचार करेंगे। और इसका है viswarajsinghmewar.org, आप उस किसी भी ब्राउजर पे आप जाएंगे, आप देख पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके परिवार के संबंध में एक सवाल पूछ रहा हूं, शायद आप अदरवाइज ना लें। चूंकि मेवाड़ जो परिवार है उसमें भी थोड़ा सामंजस्य की कमी है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भविष्य में क्या एक जाजम पर बैठ के सामंजस्य बनाना चाहेंगे? देखिए, बात है कि जो आज जो बातें होती हैं, ये जो डिफरेंसेस जो है, इसके 2 भाग हैं। एक तो है जो कानूनी विभाजनवाद है, उसका मतलब यही है कि हर परिवार का हर व्यक्ति अपना जो शेयर है वो ले, और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अगर से जुड़े ना हो। लेकिन ये तो सिर्फ यू कैन से एसेट्स के लिए, परिवार तो एक ही है। बिल्कुल। और अब ठीक है, अब जिनको भी साथ होना है, जो परिवार का बड़ा है वो तो सबको पता ही है, उस पर तो दो बात नहीं हो सकती है। तो अगर आप परिवार को जो बड़े हैं आप उनको बड़े मानेंगे तो साथ होंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर कैसे बात हो सकती है? मतलब आप पक्षधर हैं कि हम एक जगह बैठ के और परिवार ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये डिफरेंस है। ठीक है, कोर्ट में सिर्फ एसेट्स की बात है, बड़ा छोटा ये तो कोर्ट के, मतलब पर्सनली सम्मान में कोई कमी नहीं है। वो कोर्ट में तो नहीं, ये कोर्ट ने डिसाइड करी। अगर कोई कहे कि कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तो सिर्फ ये तय करेगा कि विभाजनवाद होगा नहीं होगा। अभी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो तय कर दिया कि विभाजनवाद है, आप सब पार्टीशन कर लो। अभी ये ऑर्डर अपील में है हाई कोर्ट में, लेकिन ये सिर्फ दिस इज ओनली फॉर एसेट्स। कौन बड़ा है कौन छोटा है वो तो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, वो तो नेचुरल बात है, तो उसी को तो मानना तो पड़ेगा। धन्यवाद विश्वराज जी, आज आपसे मुलाकात हुई, आपके क्षेत्र के बारे में चर्चा हुई। हम चाहते हैं कि आपका क्षेत्र उत्तरोत्तर तरक्की करे और ज्यादा से ज्यादा मतदाता और आमजन आपके सहयोग से अपने समस्याओं का निवारण करा सकें और आप एक पॉपुलर विधायक बने। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।